नमस्ते दोस्तों। देखिए, फार्मा कंसेप्ट ऐप पर आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट लेके आए हैं, जिसके अंदर हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है बेसिक कंसेप्ट ऑफ फार्माकोलॉजी। इसका हम पार्ट फर्स्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जनरल इंट्रोडक्शन और रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस पुट अप होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इनको हम डिटेल में देखेंगे। तो देखिए, अगर आप में से या आपके कोई फ्रेंड में से अगर जो भी कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि ये हमारा जो फार्मा कंसेप्ट ऐप है, उनको बोले कि फार्मा कंसेप्ट ऐप को डाउनलोड करें और उसमें से अगर आप लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन्हें बोलें कि जितना जल्दी हो सके ज्वाइन करें। काफ़ी अच्छे ऑफर है और काफ़ी कम समय में, कम पैसों में आपको बहुत ही अच्छा यानी क्वालिटी वाइज मटेरियल यहाँ पे मिलेगा। तो जितने फ्रेंड्स हैं उन सबको इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए भी बोले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट ऑफ फार्माकोलॉजी पार्ट 1। और इसमें हम देखेंगे जनरल इंट्रोडक्शन और रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका फार्माकोकाइनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, फार्माकोकाइनेटिक्स। चार ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एंड थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग। ऑप्शन बी है स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। ऑप्शन सी है स्टडी ऑफ मेथड्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट ऑफ ड्रग। एंड ऑप्शन डी है स्टडी ऑफ एडीएमई ऑफ ड्रग्स। तो आपको बताना है कि फार्माकोकाइनेटिक्स किसे कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन डी रहेगा, यानी स्टडी ऑफ एडीएमई ऑफ ड्रग। देखिए, फार्माकोकाइनेटिक्स की अगर हम बात करें कि किसे कहते हैं, देखिए जब कभी भी किसी पर्सन के अंदर क्या होता है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेट की जाती है, यानी कोई भी दवा दी जाती है, जैसे टेबलेट दिया गया किसी व्यक्ति को, तो जो हमारी बॉडी होगी यानी उस पर्सन की बॉडी होगी उस ड्रग के साथ क्या क्या करेगी, यानी इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन द ड्रग, दैट इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स। यानी उसकी बॉडी ड्रग के साथ में क्या क्या एक्शन कर रही है, ड्रग को क्या क्या कर रही है ड्रग के साथ में, उसको हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है ना। और वापस इसके रेस्पॉन्स में हमारी ड्रग है ना, हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट डाल रही है, दैट इज कॉल्ड फार्माकोडायनेमिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स फार्माकोलॉजी की दो मेन ब्रांचेज है। एक तो हो गया फार्माकोकाइनेटिक्स यानी इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन द ड्रग, एंड सेकंड हो गया फार्माकोडायनेमिक्स यानी कि इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी। अगर हम फार्माकोकाइनेटिक्स को देखें ये क्या होता है, तो ये आपका स्टडी ऑफ एडीएमई होता है, जो यहाँ पे ऑप्शन है। एडीएमई का मतलब क्या हो गया, ए फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, एम फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, एंड ई फॉर एक्सक्रीशन एंड एलिमिनेशन ऑफ ड्रग। देखिए, जब कभी भी हम जैसे खुद के ऊपर ही लें एक्सपेरिमेंट, जैसे कि हमने कोई टेबलेट ली, तो टेबलेट्स हमारी बॉडी में जाएगी तो सबसे पहले तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होगी, दैट इज डिसइंटीग्रेशन। इसको हम बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। ठीक है ना। डिसइंटीग्रेट हो गई, ये तो एक प्रकार का इसका फिजिकल फिनोमेना था, जिसके अंदर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गए। अब बॉडी हमारे इसके साथ में क्या करती है, बॉडी सबसे पहले इस ड्रग को हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ले जाती है, इसका एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है ना। जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होती है उनका जल्दी एब्जॉर्प्शन होता है। इसको हम जब फार्माकोकाइनेटिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो वो देखेंगे, है ना। तो इसका एब्जॉर्प्शन होगा, फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर इसके बाद में ये जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चली गई, यानी ब्लड सर्कुलेशन में चली गई हमारी ड्रग, तो वो पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगी, टिश्यूज के अंदर जाएगी, बॉडी के अंदर जाएगी, प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड होगी। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन फिनोमेना कहलाएगा। उसके बाद में जब ड्रग अपना एक्शन कर चुकी होगी तो उसके ऊपर क्या होगा, कई एंजाइम्स का इफेक्ट आएगा, जिसकी वजह से ड्रग क्या होगी, मेटाबोलाइज होगी, यानी वाटर सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट होगी, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। जनरली जो ड्रग होती है ना एब्जॉर्प्शन, उसका लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स ज्यादा एब्जॉर्ब होती है, और वो जब वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट हो जाती है तो वो आपकी मेटाबोलाइज होना शुरू हो जाती है। उसके बाद में वो यूरिन के थ्रू या फीसेस के थ्रू या अलग अलग जगह से, जैसे स्किन के थ्रू भी एक्सक्रीशन हो सकता है, कई जगह से उसका एक्सक्रीशन हो जाएगा। ठीक है ना। तो मेजर जो सोर्स है एक्सक्रीशन का वो आपका किडनी है, और मेजर मेटाबॉलिज्म का वो जगह है वो आपका लीवर। सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म काम होता है लीवर के अंदर, और सबसे ज्यादा अगर एक्सक्रीशन बोले तो वो आपका रहेगा किडनी के अंदर। देखिए, ये दो क्वेश्चन सॉल्व बन गए आपके। ड्रग का एक्सक्रीशन सबसे ज्यादा कहाँ से होता है, तो किडनी में, और मेटाबॉलिज्म सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो लीवर के अंदर। ठीक है। तो ये आपका बेसिक हो गया फार्माकोकाइनेटिक के बारे में, यानी स्टडी ऑफ एडीएमई ऑफ ड्रग आपका फार्माकोकाइनेटिक कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फार्माकोडायनेमिक्स इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी फार्माकोडायनेमिक्स इनमें से किस किस को इन्वॉल्व करता है, किस किस की स्टडी को इन्वॉल्व करता है। और
जिसको नहीं करता है वो आपको फाइंड आउट करके बताना है। ऑप्शन ए है बायोलॉजिकल एंड थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग, ऑप्शन बी है एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, ऑप्शन सी है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एंड ऑप्शन डी है ड्रग इंटरेक्शन। तो आपको बताना है कि इसमें से फार्माकोडायनेमिक्स किसको इन्वॉल्व नहीं करता है। देखिए, फार्माकोडायनेमिक्स की बात करें तो पहले ही हमने बताया फार्माकोकाइनेटिक्स क्या हो गया, जो आपकी ड्रग ने कुछ काम किया था, बॉडी ने कुछ काम किया था, बॉडी इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन ड्रग, दैट इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स। काइनेटिक्स में क्या हो रहा था, जो हमारी बॉडी है आदमी की, ठीक है ना, ये क्या क्या कर रही है ड्रग के साथ में, ये ड्रग के साथ में क्या क्या कर रही है, टेबलेट के साथ में क्या क्या कर रही है, दैट इज काइनेटिक्स। यानी ये इस पे क्या क्या कर रही है काम, है ना। और वापस मान लो ये ड्रग इसके ऊपर क्या क्या काम कर रही है, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक्स। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो जो एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मीना है वो आपका क्या है, एडीएमई, ये काइनेटिक्स का पार्ट है। क्या है, एडीएमई काइनेटिक्स का पार्ट है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा ना, ये यही रहेगा राइट आंसर कि एडीएमई या एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपका फार्माकोडायनेमिक्स में इन्वॉल्व नहीं होता है, ये आपका फार्माकोकाइनेटिक्स में इन्वॉल्व होता है। देखिए, अगर हम बात करें फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में, तो यहाँ पे देखिए फार्माकोडायनेमिक्स क्या इंक्लूड करती है, फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एट ऑर्गन सिस्टम, सब सेलुलर लेवल एंड मैक्रोमोलिकुलर लेवल, ये आपका फार्माकोडायनेमिक्स में इंक्लूड होता है। यानी क्या क्या इंक्लूड होगा, एक तो बायोलॉजिकल एंड थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग, क्या इफेक्ट आ रहा है उसका, ड्रग अपनी बॉडी पर क्या क्या इफेक्ट कर रही है, दैट इज फार्माकोडायनेमिक्स। ड्रग का मैकेनिज्म कैसा है, कौन से रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो रही है, इस तरीके से उसके जो भी फंक्शन है उसको चेंज कर रही है, दैट इज फार्माकोडायनेमिक्स। साथ ही साथ मान लो दो ड्रग्स अगर एक साथ में दे दी जाए या फिर फूड के साथ में कोई ड्रग दे, तो उसका क्या इंटरेक्शन होगा, उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा घटेगा, या फिर वो उसको डिस्प्लेस कर देगी उस प्रोटीन बाइंडिंग साइट से, या कुछ भी होगा, तो दैट इज कॉल्ड ड्रग इंटरेक्शन। ठीक है ना। तो ये सारा का सारा आपका फार्माकोडायनेमिक्स में इंक्लूड होता है। तो दोनों की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जैसे कि दूसरी ब्रांचेज है कुछ फार्माकोलॉजी की, उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, application of pharmacological information together with knowledge of disease for its prevention, mitigation और cure is called। यानी ये ब्रांच कौन सी कहलाती है फार्माकोलॉजी की, जिसके अंदर क्या होता है कि फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का हम एप्लीकेशन करते हैं, अप्लाई करते हैं टुगेदर विद नॉलेज ऑफ डिजीज फॉर इट्स प्रिवेंशन, मिटिगेशन और क्योर। वो आपका क्या कहलाता है, ऑप्शन है टॉक्सिकोलॉजी, ऑप्शन बी है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, ऑप्शन सी है फार्माकोथेरेप्यूटिक्स एंड ऑप्शन डी है फार्माकोडायनेमिक्स। देखिए, फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनेमिक्स तो आपने पढ़ ही लिया था, ठीक है ना। तो आप ये नहीं कोई भी डिजीज है वो कैसे प्रिवेंट होगी, उसको क्योर करने के लिए कौन सा अपन फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स काम में लेंगे, तो वो आपकी एप्लीकेशन से अप्लाइड फार्माकोलॉजी है वो कौन सी ब्रांच के अंदर आएगी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहने वाला है वो देख लेते हैं क्या आंसर रहने वाला है। यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। देखिए, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स में क्या करते हैं, जो भी आपकी कोई डिजीज है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम मोस्ट एप्रोप्रिएट ड्रग काम में लेते हैं कि सबसे बेस्ट ड्रग कौन सी होगी, ठीक है ना, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। उसकी डोजेज हमें कितनी लेनी है, उसका ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगा, यानी कितने दिन तक हमें देनी है और किस फ्रीक्वेंसी में देनी है, दैट इज कॉल्ड फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। तो फार्माकोथेरेप्यूटिक्स की डेफिनेशन आपके सामने इजीली आ चुकी है। ये क्या है, सिलेक्शन ऑफ मोस्ट एप्रोप्रिएट ड्रग, सबसे एप्रोप्रिएट ड्रग कौन सी होगी वो आपको फाइंड आउट करनी है, उसकी डोजेस फाइंड आउट करनी है, उसका ट्रीटमेंट फाइंड आउट करना है कि कितने ड्यूरेशन का है, विद रेफरेंस टू पेशेंट, दैट इज कॉल्ड फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। सेकंड आ गई आपकी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। इसके अंदर क्या करेंगे, साइंटिफिक स्टडी करेंगे ड्रग्स की मेन के अंदर, इसके अंदर फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक, उसका इन्वेस्टिगेशन, उसका इफेक्ट हेल्थी वॉलंटियर्स पे, उसका इफेक्ट पेशेंट के ऊपर क्या रहेगा, वो सारी चीजें अगर अपन देखते हैं, यानी उसका एब्जॉर्प्शन घटता है बढ़ता है, अगर मान लो कोई किडनी पेशेंट है तो उसके अंदर ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसा रहेगा या उसका एक्सक्रीशन कैसा रहेगा, कोई लीवर पेशेंट है तो वहां पे क्या काम करेगी, ठीक है ना। साथ ही साथ कोई हेल्थी वॉलंटियर्स है उसको अगर कोई ड्रग दें तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है, यानी उसके क्या इफेक्ट आते हैं, यानी साइंटिफिक स्टडी होगी ड्रग की, तो ये आपकी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कहलाएगी। इसी तरीके से थर्ड हो गया आपका टॉक्सिकोलॉजी, ये भी आपका हो गया क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, क्लियर हो गया।
थर्ड है आपका टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी का मतलब क्या हो गया, यानी कोई भी ड्रग अगर किसी मरीज को दी है तो उसका क्या पॉइजनस इफेक्ट आ रहा है, उसका पॉइजनस इफेक्ट क्या आ रहा है, उसका टॉक्सिक इफेक्ट क्या आ रहा है, ठीक है ना। एंड अदर केमिकल्स विद एम्फेसिस ऑन डिटेक्शन, और वो जो इफेक्ट आ रहा है उसको कैसे प्रिवेंट करना है। अगर कोई ड्रग ज्यादा दे दी है, ओवरडोज में दे दी है, उसकी पॉइजनिंग हो गई है, तो उसको कैसे ट्रीट करना है, ये सारा का सारा आपका टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट, उसको हम पढ़ेंगे टॉक्सिकोलॉजी में। तो तीन अदर ब्रांचेस हो गए, टॉक्सिकोलॉजी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोथेरेपेटिक्स। तो थेरेपेटिक्स में तो अपन क्या करेंगे, फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को अप्लाई करेंगे टुगेदर विद नॉलेज ऑफ डिजीज फॉर इट्स प्रिवेंशन, मिटिगेशन या फिर क्योर, ठीक है। तो यहाँ आपका फार्माकोथेरेपेटिक्स ब्रांच रहेगा। तो ये सारी ब्रांचें लगभग आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। यहाँ पे अपन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं सारे के सारे 360 डिग्री कवरेज करते हुए क्लियर करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज लोकल रूट। इनमें से कौन सा एक लोकल रूट है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके। ऑप्शन ए है ओन स्किन एप्लीकेशन, ऑप्शन बी है इंट्रा आर्टिकुलर रूट, ऑप्शन सी है इंट्राथीकल रूट एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। इनमें से ये बताना है कि इनमें से कौन सा एक रूट लोकल रूट की तरह काम करता है। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। देखिए रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं कि होता क्या है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब यानी कौन से रूट से अपन ने दवा पेशेंट को दी है, दैट इज कॉल्ड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये 2 तरीके से हो सकता है, एक तो लोकल रूट से हो सकता है। नहीं, लोकल रूट्स का मतलब होता है कि ऐसा रूट जिसके अंदर जो आपकी ड्रग है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में नहीं जाए। लोकल रूट का मतलब जो ड्रग है वो हमारे पूरे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है उसके अंदर नहीं जाए, दैट इज कॉल्ड लोकल रूट। इसके अंदर क्या आता है, जैसे कि टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट का मतलब जो अपन स्किन पर अप्लाई करते हैं कोई चीज, तो क्या होता है वो जो अफेक्टेड एरिया है उसी पे अपना काम करती है, दैट इज कॉल्ड लोकल रूट। यानी ये पूरी बॉडी के अंदर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, हमारा ब्लड सर्कुलेशन के अंदर नहीं जा रही है, खाली जो अफेक्टेड एरिया है उस पर वर्क करिए, दैट इज कॉल्ड लोकल रूट। तो टॉपिकल रूट आपका क्या हो गया, लोकल रूट का एग्जाम्पल। इसी तरीके से 2 रूट और होते हैं, एक होता है इंट्रा आर्टिकुलर रूट। इंट्रा आर्टिकुलर रूट का मतलब हो गया स्पेस बिटवीन जॉइंट्स। जो जॉइंट्स होते हैं हमारे, जैसे घुटनों के जॉइंट्स होते हैं, नहीं, पाँव में क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा बुजुर्ग घर पे जेंट्स या लेडीज रहते हैं, माता पिता रहते हैं, तो वहां पे उनके बहुत ही ज्यादा घुटने दर्द करते हैं, तो घुटनों में कई बार हाइड्रोकोर्टिसोन का इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे कि घुटने थोड़े कम दर्द करें, है ना। तो वो क्या है, स्पेस बिटवीन जॉइंट्स, उस स्पेस के अंदर लगाया जाता है। तो वो जो हाइड्रोकोर्टिसोन है वो पूरा का पूरा हमारा ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जाता है, वो पर्टिकुलर उसी एरिया के अंदर अपना वर्क करता है। तो ये आपका क्या हो गया, इंट्रा आर्टिकुलर रूट क्या हो गया, लोकल रूट, यानी वो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में आपकी ड्रग नहीं जा रही है। इसी तरीके से एक होता है इंट्राथीकल रूट। इंट्राथीकल का मतलब क्या होता है, स्पेस अंदर द अरेक्नोइड मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन के अंदर अरेक्नोइड मेम्ब्रेन होती है या फिर स्पाइनल कॉर्ड, हमारी जो पीठ, यहाँ पे देखिए दिख रहा है आपको, ये स्पाइनल कॉर्ड दिख रही है ये अंदर। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो आपका स्पेस होता है या फिर ब्रेन के अंदर अरेक्नोइड मेम्ब्रेन के नीचे की तरफ जो स्पेस होता है, दैट इज कॉल्ड इंट्राथीकल रूट, ठीक है ना। यहाँ पे भी अगर हम कोई इंजेक्शन लगाएं, यानी लोकेशन ऑफ इंट्राथेकल इंजेक्शन इनटू थीकल सेट दैट सराउंड स्पाइनल कॉर्ड, अगर यहाँ पे अगर हम इंजेक्शन लगाए तो क्या होगा, यहाँ का जो इंजेक्शन होगा वो हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं जाएगा, ये खाली यहाँ का स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही वर्क करेगा, दैट इज कॉल्ड लोकल रूट। क्योंकि ये क्या है, उस पर्टिकुलर लोकल एरिया में ही वर्क कर रहा है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में काम नहीं कर रही ड्रग, तो ये आपका लोकल रूट के अंदर आता है। सेकंड हो गया आपका सिस्टेमिक रूट। सिस्टेमिक रूट का मतलब जहाँ पे आपकी ड्रग है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जा रही है, ब्लड सर्कुलेशन में जा रही है, जैसे कि ओरल रूट। कोई टेबलेट अगर हम ओरली लेते हैं तो हमारे पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में एब्जॉर्ब होकर जाती है। सबलिंगुअल रूट, यहाँ पे भी सबलिंगुअल का मतलब जी के नीचे रखते हैं अपन कोई ड्रग को, तो जीभ के नीचे जाती है ना, जैसे कि कौन कौन सी ड्रग देते हैं सबलिंगुअल में, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, है ना, जीस्टिल ट्राइनाइट्रेट, ये एंजाइना पेक्टोरिस में दी जाने वाली ड्रग है। जीटीएन, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, ये आपकी ड्रग होती है ना, ये सबलिंगुअल दी जाती है। तो इनका रैपिड एक्शन होता है, बहुत ही फास्ट एक्शन होता है, इसके अंदर खूब सारा डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट मिला लिया जाता है जिससे कि ये
जीभ के नीचे रखते ही फटाफट घुल जाती है और उसका फास्ट एक्शन आता है। तो जो भी एंजाइना पेक्टोरिस होता है या फिर कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो उसमें ये जल्दी से वर्क करती है। ट्रांसडर्मल रूट, ट्रांसडर्मल रूट का मतलब होता है जो डर्मी सतही है उसके नीचे जो रूट होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसडर्मल रूट। यहाँ पे भी धीरे धीरे ड्रग आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी। रेक्टल रूट, ये भी रूट है एक प्रकार का, इसके अंदर ड्रग दी जाती है। यहाँ पे जो रेक्टल सपोजिटरीज है, सपोजिटरीज जो रेक्टल रूट से दी जाने वाली ड्रग है उनको हम बोलते हैं सपोजिटरीज, है ना। सपोजिटरीज है वो दी जाती है, इनका मेल्टिंग पॉइंट हमारी बॉडी के मेल्टिंग पॉइंट के बराबर रहता है। तो जब कभी भी रेक्टल रूट से सपोजिटरी दी जाएगी तो जो ही अपन रेक्टल में रखेंगे उसको, तो धीरे धीरे वो हमारी बॉडी टेम्परेचर के अनुसार क्या होने लगेगी, मेल्ट होने लगेगी, पिघलने लगेगी और उससे ड्रग हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगेगी। ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट का मतलब जो पेरा एंट्रल यानी इंटेस्टाइन के अलावा दूसरा रूट, जैसे कि हम देते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इंट्रावीनस इंजेक्शन, ये जो आईवी इंजेक्शन वगैरह देते हैं, दैट इज कॉल्ड पेरेंटल रूट। इसके अलावा नेजल रूट से भी लेते हैं, तो ये क्या होता है, नेजल रूट से हमारे जहाँ ये लंग से वहां पे ड्रग जाएगी और वहां से एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, इनहेलेशन रूट है, नेजल रूट है, तो ये भी आपके सिस्टेमिक रूट कहलाएंगे। तो ये आपका रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड एक क्वेश्चन अच्छा खासा हो गया। इसमें ये सारे के सारे रूट आपके लोकल रूट रहेंगे, टॉपिकल रूट, इंटर आर्टिकुलर रूट एंड इंट्राथेकल रूट, इसलिए यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन डी रहेगा। बाकी ये जो हमने बाद में बताए वो सारे के सारे आपके सिस्टेमिक रूट के अंदर आएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। रेट्रोबुलर इंजेक्शन आर एप्लाइड। रेट्रोबुलर इंजेक्शन कहाँ पे लगाया जाता है वो आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है नी जॉइंट, ऑप्शन बी है स्पाइनल कोड, ऑप्शन सी है बिहाइंड द आई बॉल एंड ऑप्शन डी है फीमर बॉल। रेट्रोबुलर इंजेक्शन कहाँ लगाया जाता है ये आपको बताना है। नी जॉइंट, स्पाइनल कोड, बिहाइंड द आई बॉल एंड फीमर बॉल। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसका आंसर देखें तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि बिहाइंड द आई बॉल। देखिए जो आई बॉल होती है आंख के पीछे, यहाँ पे जो इंजेक्शन लगाया जाता है दैट इज कॉल्ड रेट्रोबुलर इंजेक्शन। ठीक है, रेट्रोबुलर इंजेक्शन आर बिहाइंड द आई बॉल एंड इसका एग्जांपल है हाइड्रोकोर्टिसोन एसीटेट। इसका इंजेक्शन लगाया जाता है, हाइड्रोकोर्टिसोन एसीटेट का इंजेक्शन आपका रेट्रोबुलर इंजेक्शन के रूप में लगाया जाता है। हाइड्रोकोर्टिसोन एसीटेट का इंजेक्शन रेट्रोबुलर इंजेक्शन के रूप में लगाया जाता है। देखिए इंट्राथेकल इंजेक्शन की बात करें तो वो कहाँ लगाए जाते हैं, अप्लाइड ऑन स्पेस अंडर द एराक्नोइड मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जैसे कि लिडोकेन इंजेक्शन भी लगाया जाता है। ये जो लिडोकेन इंजेक्शन आता है ना, इसी का लिडोकेन का ही दूसरा नाम है लिग्नोकेन। देखिए लिडोकेन को ही हम बोलते हैं लिग्नोकेन और लिग्नोकेन को ही हम बोलते हैं जाइलोकेन। तो कभी भी इन तीनों के नाम में कंफ्यूजन नहीं हो आपको, ये तीनों नाम सेम है, एक ही ड्रग के नाम है ना। तो लिडोकेन इंजेक्शन कैसे काम करता है, ये आपका एनेस्थेटिक के रूप में काम करता है, एनेस्थेसिया के रूप में काम करता है। ठीक है ना, तो लिडोकेन इंजेक्शन आपका स्पाइनल कॉर्ड में लगाया जाता है जिससे कि एनेस्थेसिया प्रोड्यूस हो सके। इस तरीके से इंट्रा आर्टिकुलर रूट तो अपने अभी देख ही लिया था, ये नी जॉइंट का लिखा हुआ। नी जॉइंट में आपका क्या लगाया जाता था, इंट्रा आर्टिकुलर रूट्स, स्पेस बिटवीन नी जॉइंट्स, हाइड्रोकोर्टिसोन एसीटेट। ठीक है ना, ये आपका रेट्रोबुलर इंजेक्शन रहेगा आपका बिहाइंड द आई बॉल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following drug can be administered by transdermal route? इनमें से कौन सी एक ड्रग ट्रांसडर्मल रूट से लगाई जाती है। ट्रांसडर्मल रूट का मतलब क्या होता है, ट्रांसडर्मल पेचेज होते हैं वो लगाए जाते हैं जो कि लगभग 2 महीने 3 महीने महीना भर तक वर्क करते हैं। ठीक है ना, धीरे धीरे ड्रग को रिलीज करेंगे मैट्रिक्स सिस्टम से, तो वो आपका ट्रांसडर्मल रूट कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है निकोटीन, ऑप्शन बी है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, ऑप्शन सी है कैल्सिटोनिन एंड ऑप्शन डी है नेफेरिलिन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ड्रग ट्रांसडर्मल रूट से एडमिनिस्ट्रेट की जाती है। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि निकोटीन। निकोटीन को हमेशा ट्रांसडर्मल रूट से लगाया जाता है, निकोटीन के पेचेस लगाए जाते हैं। ठीक है ना, और वो कहाँ लगाए जाते हैं, यहाँ पे बिहाइंड द ईयर पिना, ईयर पिना के पीछे की तरफ लगाए जाते हैं। ईयर पिना है इसके जस्ट नीचे की तरफ, पीछे की तरफ लगाए जाते हैं, दैट इज ट्रांसडर्मल। देखिए ड्रग एडमिनिस्टर्ड बाय ट्रांसडर्मल रूट कौन कौन सी हो गई, एक तो निकोटीन हो गई। ठीक है ना, यहाँ पे निकोटीन हो गई, इसके ट्रांसडर्मल पेचेस लगाए जाते हैं बिहाइंड ईयर पिना। सेकंड नाइट्रोग्लिसरीन हो गई, इसको भी लगाया जाता है।
साथ ही साथ एक ड्रग आती है फेंटेनिल, फेंटेनिल इसको भी ट्रांसडर्मल पैचेस के रूप में लगाया जाता है। एक ड्रग आती है हायोसिन, वेरी गुड, ये काफी इंपॉर्टेंट ड्रग है हायोसिन। इसका दूसरा नाम है स्कोपोलामिन, स्कोपोलामिन भी इसी को बोलते हैं, स्कोपोलामिन, ठीक है ना। हायोसिन का दूसरा नाम क्या है, स्कोपोलामिन, दोनों ही सेम ड्रग है, ठीक है ना, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। ये जनरली क्या करती है, नोजिया को प्रिवेंट करती है। नोजिया का मतलब क्या होता है, यानी वोमिटिंग होती तो नहीं है, वोमिटिंग होने की ऐसी कंडीशन होती है, उसको लगता है बार बार कि मेरे को उल्टी हो सकती है, ये कंडीशन आपकी नोजिया कहलाता है। इसमें मतली आना जैसे हम बोलते हैं, ऐसा लगता है कि उसको उल्टी हो सकती है या फिर वोमिटिंग हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को प्रिवेंट करते हैं। कब, मोशन सिकनेस में, का ध्यान रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोशन सिकनेस का मतलब क्या होता है, देखिए जब कोई व्यक्ति गाड़ी में बैठ के जाता है, कार में बैठ के जाता है, बस में बैठ के जाता है, तो कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको ये समस्या होती है कि जब भी वो ट्रेवलिंग करते हैं तो उनको उल्टी होती है, उनको बहुत ज्यादा उल्टियां होती है, तो उसको हम बोलते हैं मोशन सिकनेस। यानी मोशन का मतलब गति करना, और मोशन सिकनेस का मतलब जब भी किसी में बैठ के जा रहा है, मोशन कर रहा है, तब उन्हें वॉमिटिंग होने की चांसेस रहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मोशन सिकनेस। तो ऐसी कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए, नोजिया को या वॉमिटिंग को प्रिवेंट, देखिए यहाँ पे प्रिवेंशन के लिए काम मिली जाती है, इस चीज को आप ध्यान रखें। एक बार अगर किसी व्यक्ति को मोशन सिकनेस का पेशेंट को उल्टियां होनी चालू हो गई, तब यह हायोसिन वर्क नहीं करेगा। अगर नहीं हो रही है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हायोसिन या स्कोपोलामिन का ट्रांसडर्मल पेच, यानी कान के पीछे पेच लगाया जाता है, लगभग 4 से 5 महीने तक वो काम करता है, ठीक है। तो ये भी आपका ट्रांसडर्मल पेच हो गया। इसके अलावा देखिए एक स्मोकिंग सीजेशन करना है, स्मोकिंग सीजेशन, यानी कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा स्मोकिंग करता है, तो क्या होता है कि उसको रोकने के लिए, स्मोकिंग सीजेशन करने के लिए, स्मोकिंग करना बंद कर दे, तो उसके लिए जो पेज लगाया जाता है उसका नाम है निकोटिन पेज। तो निकोटिन का पेज कहाँ काम आता है, स्मोकिंग सीजेशन में, और हायोसिन का पेज कहाँ काम आता है, आपका मोशन सिकनेस को प्रिवेंट करने में काम आता है। इसके अलावा नाइट्रोग्लिसरीन और फेंटानिल के पेजेस भी लगाए जाते हैं। देखिए अब सेकंड आ गया आपका ड्रग एडमिनिस्ट्रेड बाय सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट का मतलब जो जीभ के नीचे लगा के लगाई जाती है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, इसलिए मैंने सबलिंगुअल का बता दिया यहाँ पे। तो नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट हो गया, क्लोनिडीन हो गया, निफेडिपिन हो गया, ये सारी की सारी ड्रग्स सबलिंगुअल रूट से दी जा सकती है, ठीक है। जब कभी भी हम सबलिंगुअल रूट से देंगे ड्रग को, तो वहां पे डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट ज्यादा होंगे, और वो जीभ के नीचे जैसे ही दवा रखेंगे तो बहुत ही जल्दी विद इन मिनट वो घुल जाएगी और उसका एक्शन 1 से 2 मिनट के अंदर आ जाएगा। तो ये जो कार्डियक अरेस्ट आता है या फिर एंजाइना का जो पेन होता है उसको टर्मिनेट करने के लिए, फटाफट उसको रोकने के लिए ड्रग्स काम आती है, नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट वगैरह, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, नहीं इसी में देख लेते हैं कुछ और एक्सप्लेनेशन इसके बारे में। देखिए यहाँ पे एक और आया हुआ है ड्रग कैल्सिटोनिन और नेफेरेलिन, तो ये कैसे यूज में ली जाती है ये भी देख लेते हैं। नेफेरेलिन आपका गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट है, और इनको जनरली नेजल रूट से काम लिया जाता है, नेजल रूट से इनको काम में लिया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा कैल्सिटोनिन है, डेस्मोप्रेसिन है, ये भी आपका नेजल रूट से काम में लिया, कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है और डेस्मोप्रेसिन, ठीक है ना, ये ड्रग भी आपकी नेजल रूट से काम में ली जाएगी, नाक के द्वारा सूंघ के उसको काम में लिया जाता है, ठीक है। देखिए ट्रांसडर्मल, सबलिंगुअल या फिर नेजल रूट की बात करें तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल थे, ये सभी के सभी सिस्टेमिक रूट के एग्जाम्पल थे, जिसके अंदर ड्रग आपकी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में जा रही है। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय रेक्टल रूट, इनमें से कौन सी एक ड्रग रेक्टल रूट से दी जाती है ड्यूरिंग फेब्राइल सीजर इन चिल्ड्रन, यानी इनमें से कौन सी ड्रग फेब्राइल सीजर, फेब्राइल सीजर का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी किसी बच्चे को बहुत ही ज्यादा बुखार आता है, बहुत ज्यादा हेवी टेम्परेचर में उसको बुखार आता है, काफी देर तक आता है, तो कई बार क्या होता है बच्चों को एकदम मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं, सीजर एपिसोड आता है, सीजर के एपिसोड्स आते हैं, जैसे मिर्गी होती है ना, ताने आती है, जैसे हम बोलते हैं ताने आना या मिर्गी का दौरा आना। अगर बहुत ही ज्यादा फीवर आ जाता है तो कभी कभी किसी बच्चे को ऐसी फेब्राइल सीजर आने के चांसेस रहते हैं, तो उनमें से क्या होता है कि उस समय बच्चे को रेक्टल रूट से सपोजिटरी फॉर्म में एक ड्रग दी जाती है, तो कौन सी ड्रग दी जाती है वो आपको बतानी है।
ठीक है ना। 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए है सोडियम वेलप्रोएट, ऑप्शन बी है कार्बामाजेपिन, ऑप्शन सी है डायजेपाम एंड ऑप्शन डी है फेनिटोइन। देखिए इसके बारे में भी अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी कि डायजेपाम। डायजेपाम को जनरली रेक्टल रूट से दिया जाता है। कब? जब फेब्राइल सीजर हो चिल्ड्रन के अंदर। वैसे तो ओरल रूट से भी दिया जाता है। जब फेब्राइल सीजर हो यानी बच्चों को बहुत ज्यादा बुखार आने पर ताने आने चालू हो जाए, सीजर आने चालू हो जाए, तो उसमें हम डायजेपाम को सपोजिटरी फॉर्म में देते हैं। देखिए जब कभी भी हम ड्रग को रेक्टल रूट से देते हैं, ये क्वेश्चन भी साथ में पूछा गया कई बार, जब कभी भी ड्रग को रेक्टल रूट से देते हैं तो ड्रग को जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है उसको अप टू 50% एक्सटेंड कम किया जा सकता है, उसको अप टू 50% एक्सटेंड रोका जा सकता है। यानी रेक्टल रूट अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अप टू 50% एक्सटेंड। अब देखिए फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है ये भी देख लेते हैं। देखें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है। देखिए कई बार क्या होता है, ड्रग अगर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में दी जा रही है, उसको हम ओरल रूट से ले रहे हैं, तो वो जब स्टोमक के पास जाएगी तो स्टोमक पास या फिर लीवर के अंदर जाएगी तो लीवर के पास में हेपेटिक पोर्टल वेन होगी, उसके कारण ड्रग क्या हुई मेटाबोलाइज होना चालू हो जाएगी। यानी ड्रग हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगी नहीं, उससे पहले ही ड्रग क्या होने लग जाएगी मेटाबोलाइज। तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। यानी पूरी की पूरी ड्रग सिस्टेमिक सर्कुलेशन में नहीं जा पाती, उससे पहले ही वो मेटाबोलाइज होने लग जाती है, तो उसको हम बोलेंगे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। देखिए फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अकरिंग बिफोर द ड्रग इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जब कभी भी ड्रग सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगी तो उससे पहले ही फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होने लग जाए, ठीक है ना, तो वहां पे क्या होगी, उसकी ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी और उसका थेरेप्यूटिक रेस्पॉन्स भी कम हो जाएगा, क्योंकि वो पहले ही मेटाबोलाइज हो जाएगी हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले। और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो मेन होता है वो कहाँ पे होता है, मेन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आपका कहाँ होगा, लीवर या फिर आपके जो भी स्टोमक के अंदर जो भी एंजाइम है या लीवर के अंदर हेपेटिक पोर्टल वेन है जहां से ड्रग आपकी पास आउट होती है, तो लीवर के अंदर मेटाबोलाइजिंग एंजाइम रहते हैं, तो वो पहले ही उसको मेटाबोलाइज कर देते हैं, उसको वाटर सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि ड्रग अपना एक्शन करने से पहले ही एक्सक्रीट आउट होना चालू हो जाती है। तो ये आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहलाता है। और रेक्टल रूट से हमेशा 50% एक्सटेंट तक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से बचा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following route of drug administration avoid first pass metabolism? इनमें से कौन सा एक ड्रग का रूट का एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से बचा जा सकता है। देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए ओरल रूट, ऑप्शन बी है सबलिंगुअल रूट, ऑप्शन सी है रेक्टल रूट एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ रूट। आपको बताना है कि कंप्लीटली फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से कौन से रूट से ड्रग को देने पर बचा जा सकता है। ओरल रूट, सबलिंगुअल रूट, रेक्टल रूट एंड ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पे अगर हम इसका आंसर देखें तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी यानी कि सबलिंगुअल रूट। देखिए सबलिंगुअल रूट के अंदर कोई भी ड्रग देते हैं तो क्या होगा, सबलिंगुअल रूट के अंदर देंगे तो वो सीधे की सीधी जीभ के नीचे अपन जैसे ही ड्रग को रखेंगे तो वहीं से वो पूरी की पूरी एब्जॉर्ब होना चालू हो जाएगी, यानी वो हमारे स्टोमक में जाएगी नहीं, स्टोमक को बाईपास कर लेगी, पहले ही वो ड्रग क्या होगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चली जाएगी। तो इसका मतलब वहां पे उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। तो सबलिंगुअल रूट से कोई भी ड्रग को देंगे तो वहां पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से अवॉइड हो सकते हैं। या फिर अगर हम ड्रग को पेरेंट्रल रूट से दें, यानी इंजेक्टेबल फॉर्म में दे, जैसे कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, आईवी इंजेक्शन, तो वहां पे भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से बचा जा सकता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता कहाँ है, देखिए यहाँ डायग्राम में देखिएगा। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, जब कभी भी हम ड्रग को स्टोमक के द्वारा लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा 100% डोज को हमने लिया। यहाँ पे देखिए डायग्राम बता रखा है 100% डोज को हमने स्टोमक में लिया, ये 100% डोज पूरी की पूरी आपके स्टोमक में आ गई, ठीक है। अब ये जब स्टोमक में आती है तो यहाँ पे देखिए हेपेटिक पोर्टल वेन की तरफ ये जाती है, 70% डोज कहाँ जाती है, हेपेटिक पोर्टल वेन से एब्जॉर्ब होके अंदर की तरफ जाती है। तो यहाँ पे लीवर होता है, लीवर के अंदर क्या होते हैं, कंजुगेशन एंजाइम होते हैं, फेज फर्स्ट सेकंड के ग्लूकोरोनाइड सल्फेट कंजुगेशन होता है, और फेज फर्स्ट के लिए माइक्रोसोमल एंजाइम भी यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। तो जब ये लीवर से होते हुए जाती है हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में, तो 70% में से मात्र 15% ही ब्लड के अंदर इंटर हो पाती है, बाकी की सारी ड्रग यहीं पे अपना मेटाबोलाइज हो जाती है और यहीं पे एक्सक्रीट आउट होना चालू हो जाता है, ठीक है। यानी वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में अनचेंज फॉर्म में नहीं जा पाती है, ठीक है। और कुछ ड्रग्स होती है वो 70% डोज देखिए यहाँ से होते हैं,
तो ये यहाँ पे आपका स्मॉल बॉल में जाने से पहले या फिर एब्जॉर्प्शन होने से पहले ही ये आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन में मेटाबोलाइज हो जाए तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबोलिज्म, ठीक है ना। जबकि अगर हम सब लिंगुअल रूट से लेंगे तो यहाँ पे जो भी आपका माउथ है ना, इसी से आपकी क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड सर्कुलेशन में चली जाएगी, तो स्टोमक में ड्रग आएगी नहीं, तो यहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। और देखिए सबलिंगुअल रूट की ड्रग है वो जनरली इमरजेंसी में ली जाती है, और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि जितना हमें डिजायर्ड एक्शन लेना है उतना हम उस ड्रग को मुंह में रख देंगे और उसके बाद में उसको हम क्या है स्पिट करने के बाद थूक भी सकते हैं। तो इट कैन बी सेल्फ एडमिनिस्टर्ड एंड आफ्टर गेटिंग डिजायर्ड एक्शन इट कैन बी स्पिटेड। अब हम बात करते हैं रेक्टल रूट की। रेक्टल रूट में देखिए 50% फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से अवॉइड हो सकते हैं, 100% नहीं हो सकते हैं, है ना। यहाँ क्वेश्चन ने पूछा है कि कौन सी ड्रग रूट ऑफ ड्रग को फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से अवॉइड किया जा सकता है, तो इसको खाली 50% तक ही अवॉइड किया जा सकता है और इसको सबलिंगुअल रूट को 100% तक अवॉइड किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन बी रहेगा, ठीक है ना। ओरल रूट जिसका हाईएस्ट फर्स्ट पास, यहाँ पे हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है जो लिवर और इंटेस्टाइन वाल के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दैट प्रोड्यूस 100% बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, यानी ऐसा रूट कौन सा है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का जिसके द्वारा 100% ड्रग आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चली जाए विदाउट चेंज, बिना चेंज हुए 100% सीधी की सीधी हो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चली जाए, वो कौन सा रूट है वो आपको बताना है। चार ऑप्शन है आपके पास सामने। ऑप्शन ए है इंट्रामस्कुलर रूट, ऑप्शन बी है इंट्राडर्मल रूट, ऑप्शन सी इंट्रावीनस रूट एंड ऑप्शन डी है सबलिंगुअल रूट। जल्दी से इसका आंसर बताएगा कौन सा रूट है जिसमें 100% बायोअवेलेबिलिटी रहती है। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि इंट्रावीनस रूट। देखिए आईवी रूट जिसे हम बोलते हैं। इंट्रावीनस में क्या होता है, जो भी आपकी ड्रग होती है वो सीधा का सीधा वेन्स के थ्रू हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ही जाती है। जो वेन्स है ना हमारी बॉडी के अंदर, वेन्स के थ्रू कहाँ जाएगी, आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगी, ठीक है, यहाँ से। तो सीधी की सीधी है ब्लड सर्कुलेशन में चली जाएगी बिना कुछ चेंज हुए, विदाउट चेंज, यानी बिना चेंज हुए सीधी की सीधी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाती है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं 100% बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेड ड्रग दैट रीचेज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म, यानी बिना कुछ चेंज हुए कितना परसेंट, कितना फ्रैक्शन आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला गया, दैट इज कॉल्ड बायोअवेलेबिलिटी, ठीक है ना। और 100% बायोअवेलेबिलिटी आपकी किसकी रहेगी, आईवी रूट से। अगर आईवी रूट से किसी पेशेंट को दवा देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, तो वहां पे 100% ड्रग सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाती है बिना कुछ चेंज हुए। देखिए इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन और आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग डायरेक्टली रीचेज टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन अनचेंज्ड फॉर्म, इसलिए यहाँ पे आपकी 100% बायोअवेलेबिलिटी रहेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो इससे रिलेटेड है। बीसीजी वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेड बाय, इनमें से बीसीजी वैक्सीन किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, कौन से रूट से एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है वो आपको बताना है। चार ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन है इंट्रामस्कुलर रूट, ऑप्शन बी है इंट्राडर्मल रूट, ऑप्शन सी है इंट्रावीनस रूट एंड ऑप्शन डी है सबक्यूटेनियस रूट। आपको बताना है कि बीसीजी वैक्सीन को किसके थ्रू एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। देखिए यहाँ का अगर अपन इसका आंसर देखें तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि इंट्राडर्मल रूट। जो बीसीजी वैक्सीन है, बीसीजी का पूरा नाम भी देख लेते हैं। यहाँ पे बीसीजी को बोलते हैं बेसिलस कामेटिक ओवेरिन, बेसिलस कामेटिक ओवेरिन ये आपका बीसीजी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। और इसे इंट्राडर्मल रूट से दिया जाता है। इसी तरीके से स्मॉल पॉक्स वैक्सीन आता है, या फिर ट्यूबरकुलोसिस की अगर टेस्टिंग करते हैं, या फिर लेप्रोसिस की टेस्टिंग करते हैं जिसे हम बोलते हैं लेप्रोनिन टेस्ट, या फिर कोई भी सेंसिटिविटी टेस्टिंग करते हैं एलर्जेंस की, तो वहां पे भी इंट्राडर्मल रूट काम में लिया जाता है। देखिए इंट्राडर्मल रूट के लिए अगर कोई ड्रग पूछे तो आप बीसीजी वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, टीबी टेस्टिंग के लिए लेप्रोनिन टेस्ट, सेंसिटिव टेस्ट, ये सारे के सारे आप इंट्राडर्मल रूट से बता सकते हैं। इसी तरीके से एक कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसुलिन को कौन से रूट से दिया जाता है, तो इंसुलिन सबक्यूटेनियस रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है। सबक्यूटेनियस रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है इंसुलिन इंजेक्शन को। इंसुलिन कहाँ काम आता है, ब्लड ग्लूकोज कम करने के लिए, ठीक है ना। अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है तो वहाँ पे इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। डायबिटीज का मतलब जिस पेशेंट के अंदर ब्लड का शुगर लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, उसे हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है ना। तो वहां पे इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। वोलेटाइल ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय,
वोलेटाइल ड्रग्स को किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है इनहेलेशन रूट, ऑप्शन बी है सबलिंगुअल रूट, ऑप्शन सी है इंट्रावेनस रूट एंड ऑप्शन डी है इंट्रामस्कुलर रूट। जो भी वोलेटाइल ड्रग्स है उसे जनरली किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन से ही आपको आंसर मालूम चल गया होगा। ये जनरली इनहेलेशन रूट से एडमिनिस्ट्रेट की जाती है। देखिए इनहेलेशन रूट की बात करें तो ये जनरली वोलेटाइल गैसेज या फिर कोई लिक्विड से उनके लिए सुटेबल होता है, जैसे कि हेलोथेन। हेलोथेन होता है, हेलोथेन कहाँ काम आता है आपका? हेलोथेन आपका एनेस्थेटिक में काम आता है, एनेस्थीसिया के लिए, ठीक है ना। हेलोथेन काम में लिया जाता है। इसी के अलावा एमाइल नाइट्रेट भी आपका वोलेटाइल ड्रग है, ये भी आपकी लिक्विड से, सॉरी, तो ये भी आपका वोलेटाइल उसमें आएगा, इनहेलेशन रूट में आएगा। देखिए अब रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो अब थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं कि कौन से रूट का क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओरल रूट के एडवांटेज के बारे में। ओरल का मतलब जो टेबलेट फॉर्म होती है, कैप्सूल फॉर्म होती है, ओरल रूट से लिया जाता है। ये सबसे ज्यादा कन्वीनियंट रूट है क्योंकि इसको इजिली ले सकते हैं, है ना, और ये रिलेटिवली चीप है और सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आसानी से पेशेंट ले सकता है। चीप का मतलब इसके लिए स्टेरिलिटी वगैरह करने की जरूरत नहीं रहती है। बाकी इसका जो मेन ड्रॉबैक है, मेन डिसएडवांटेज है वो क्या है कि इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो वेरिएबल होता है, यानी किसी पेशेंट में एब्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ, किसी में कम हुआ, ठीक है ना, ये एब्जॉर्प्शन वेरिएबल रहता है। साथ ही साथ इस रूट से अगर मान लो किसी ड्रग को ले तो वहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होने के चांसेस रहते हैं। यानी ड्रग 100% सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जाती है, लीवर से इंटेस्टाइनल वॉल के पास जो एंजाइम है उनकी वजह से मेटाबॉलाइज हो जाती है। सेकेंड रूट है आपका सब लिंगुअल रूट। सब लिंगुअल रूट में क्या होता है? प्रॉम्प्ट एब्जॉर्प्शन, यानी बहुत ही फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है। इस रूट से ड्रग का एब्जॉर्प्शन बहुत ही फास्ट होता है, इसलिए क्या होता है कि इसको इमरजेंसी कंडीशन में लिया जा सकता है। और ये फर्स्ट पास इफेक्ट को भी बाईपास कर जाता है, यानी फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं आता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसमें भी नहीं होता है। अगर हम इसके डिसएडवांटेज देखें तो अगर लंबे समय तक कोई पेशेंट ले रहा है तो उसके लिए इनकन्वीनियंट है, ठीक है ना। और कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स के लिए ही ये लिमिटेड अप्लाई कर सकते हैं। जो ज्यादा लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होते हैं जिसका एब्जॉर्प्शन फटाफट होता है, लिपिड सोल्यूबल ड्रग का एब्जॉर्प्शन क्या होता है? फास्ट, एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है। तो लिपिड सोल्यूबल ड्रग को ही हम जनरली इसमें सबलिंगुअल रूट से दे सकते हैं। फिर आगे आपका रेक्टल रूट। रेक्टल रूट में आप जनरली सपोजिटरी को काम में लेते हैं। एक वेजाइनल रूट भी आता है जिसके अंदर आप पेस्ट्रीज काम में लेते हैं ना। तो रेक्टल रूट में सपोजिटरी काम में लेते हैं। ये पार्शली अवॉइड करता है फर्स्ट पास इफेक्ट को, लगभग 50% तक फर्स्ट पास इफेक्ट को रोक सकता है। और इसमें क्या होता है, मान लो कोई ड्रग गैस्ट्रिक एंजाइम से डिस्टर्ब हो रही है, टूट रही है, खराब हो रही है, डाइजेस्टिव एंजाइम के कारण खराब हो रही है, तो वहां पे हम इस चीज को हम अवॉइड कर सकते हैं रेक्टल रूट से अगर ड्रग को देते हो, ठीक है। बाकी इसमें जो रेक्टल म्यूकोसा है उसको ये ड्रग इरिटेट कर सकती है, और ये वेल एक्सेप्टेड रूट नहीं है, थोड़ा सा एक्सेप्टेड रूट नहीं है, तो इसलिए इसका ये मेन डिसएडवांटेज हो गया। अगर हम इनहेलेशन रूट की बात करें तो ये मोस्ट इंस्टेंटेनियस एब्जॉर्प्शन करता है और वेरी रैपिड ऑनसेट आता है। जैसे कि कोई इनहेलर होता है ना, उससे रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन आता है। और ये हेपेटिक फर्स्ट पास इफेक्ट को भी अवॉइड करता है। जनरली जो लंग्स के अंदर लोकलाइज इफेक्ट है उनको ये क्या करता है, लोकलाइज इफेक्ट को प्रोवाइड करता है। और सिस्टमिक साइड इफेक्ट भी इसके कम है क्योंकि ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में थोड़ा कम जाता है। जो लोकलाइज इफेक्ट है इसका ज्यादा है इनहेलेशन रूट के द्वारा, जैसे कि लंग्स का ब्रोंकियोस को कंस्ट्रिक्ट करना, ब्रोंकियोस को डायलेट करने में काम आना, ये इसके एक्शन ज्यादा है। देखिए जब कभी भी इनहेलेशन रूट की बात करें तो वहाँ पे जो ड्रग की डोज है उसको रेगुलेट करने में दिक्कत आती है। कई बार मीटर डोज इनहेलर से भी लेते हैं अपन ड्रग। मीटर डोज इनहेलर का नाम सुना था, MDI, मीटर्ड डोज इनहेलर, ये इसका फुल फॉर्म है, M फॉर मीटर्ड। तो इसमें क्या होता है, एक फिक्स डोज होती है, एक बार अपन प्रेस करेंगे तो एक बार में इतनी डोज जाएगी, है ना। तो वैसे दे तो सकते हैं, बाकी जो रेगुलेटिंग करते हैं ना डोज को, यानी कितनी उसने सांस अंदर खींचा है, कितना ड्रग आपके इनहेलेशन के द्वारा अंदर गया है, वो आप रेगुलेट कर नहीं पाते हैं ना। और इसके लिए जनरली वो स्पेशल इक्विपमेंट रोटा हेलर वगैरह चाहिए, या फिर जो अपन बोलते हैं पंप,
वैसा चाहिए ना, बेक्लोमिन इनहेलर चाहिएगा या फिर रोटा के चाहिएगा, रोटा हेलर इनहेलर, तो स्पेशल इक्विपमेंट इसके लिए रिक्वायर्ड रहते हैं। तो ये एक प्रकार का डिसएडवांटेज है, थोड़ा सा कॉस्टली है। ऐसे ही ट्रांसडर्मल रूट की बात करें तो ट्रांसडर्मल रूट क्या होता है, सस्टेन इफेक्ट करता है। यानी अगर अपन डर्मिस के नीचे रख दे इसको, पेचेस को, तो धीरे धीरे इफेक्ट आएगा इसका, काफी दिनों तक इफेक्ट चलेगा। और इसमें भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, बाकी इसका जो एक्शन होगा वो स्लो ऑनसेट होगा, धीरे धीरे एक्शन होगा। और जब कभी भी ड्रग को अगर एब्जॉर्ब होना है स्किन के थ्रू, तो उसको क्या होना चाहिए, हाईली लिपिड सोल्यूबल होगी ड्रग, तभी वो स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब हो पाएगी, ठीक है ना। स्किन के अंदर जो सेल्स होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, वो थिक होती है, तो थोड़ी सी उसको ड्रग को एब्जॉर्ब होने के लिए क्या होना जरूरी है, हाईली लाइपोफिलिक, हाईली लिपिड सोल्यूबल होना जरूरी है, तभी उस ड्रग को हम ट्रांसडर्मल रूट से दे पाएंगे। इसी तरीके से कुछ और रूट्स की बात कर लेते हैं अपन, जैसे इंट्रावेनस रूट। यहाँ पे भी ड्रग का प्रोम्प्ट एब्जॉर्प्शन होता है, यानी हाथों हाथ ड्रग एब्जॉर्ब होती है। और जो भी आपके लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल से आपने देखा होगा डीएनएस, डीएनएस होता है ना, एनएस, ग्लूकोज वगैरह होते हैं, D5 D10, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, जिसे हम बोलते हैं रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, बड़ी बड़ी बोतल्स होती है जो पेशेंट्स को लगाई जाती है ना। तो ये लार्ज वॉल्यूम है या फिर कोई इरिटेटिंग सब्सटेंस है, तो उनके लिए भी ये क्या रहेगा, सुटेबल रहेगा। तो जो भी आपके ऑयली सॉल्यूशन है या फिर कोई हजार्डस सब्सटेंस है, वो क्या करते हैं, एम्बोलिज्म कर सकते हैं, साथ ही साथ एकदम एनाफाइलेक्टिक शॉक, एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन करते हैं, तो वहां पे इनको नहीं दिया जाता। देखिए एनाफाइलेक्सिस से नाम आ गया, अगर कोई मान लो आईवी इंजेक्शन दे रहा, अचानक से एनाफाइलेक्टिक शॉक हो जाए, तो वहां पे एड्रेनलिन ड्रग दी जाती है एनाफाइलेक्टिक शॉक को टर्मिनेट करने के लिए। एड्रेनलिन, एड्रेनलिन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक। एड्रेनलिन है ना, ये ध्यान रखना आपको, एड्रेनलिन। एनाफाइलेक्टिक कंडीशन आ जाती है, तो वहां पे एड्रेनलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट है इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर यानी मसल्स के अंदर दिया जाता है। इसमें जनरली मॉडरेट वॉल्यूम में लगभग 2 to 5 ml तक का ड्रग दिया जा सकता है। साथ ही साथ ऑयली व्हीकल को हम दे सकते हैं, जैसे कि ओएस वहां पे जाके डिपोर्ट फॉर्मेशन कर ले और धीरे धीरे ड्रग को रिलीज करते जाए। और कई बार इसमें इरिटेटिंग सब्सटेंस को भी अपन इंजेक्ट कर सकते हैं। जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है वो जनरली क्या होते हैं, पेनफुल होते हैं और प्लीकुलेट ड्यूरिंग एंटीकोगुलेट थेरेपी। नेक्स्ट देखते हैं सबक्यूटेनियस सब्सटेंस। सबक्यूटेनियस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि पुअरली सोल्युबल सस्पेंशन के लिए सुटेबल रहते हैं। और ये जनरली इंस्टॉलेशन ऑफ स्लो रिलीज इम्प्लांट्स भी ये काम आते हैं। ये लार्ज वॉल्यूम में नहीं दिए जा सकते हैं, इरिटेटिंग सब्सटेंस के लिए नहीं दिए जा सकते हैं। और जब कभी भी इरिटेटिंग सब्सटेंस के लिए देंगे तो वहां पे ये पेन या फिर नेक्रोसिस डेवलप कर सकते हैं। तो ये थे कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज अलग अलग रूट्स के। इसके अलावा जो भी रूट से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस थे जो पूछे जाते हैं एग्जाम पे, उससे रिलेटेड हमने काफी कुछ यहाँ पे डिस्कस किया है। मेरे को लग रहा है आप लोग सभी लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसमें से अगर आपको कोई कुछ समझ में नहीं आए, तो आप क्या है कि कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को पर्सनली जो भी क्वेश्चंस या जो भी क्वेरीज है आपकी, वो यहाँ पे आप डाल सकते। तो मैं वहाँ पे आपका जो भी क्वेरीज है, जो भी क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं, उनका सॉल्यूशन करूंगा। तो आज की क्लास, यहाँ की क्लास, अभी की क्लास कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं वापस अगली क्लास में।